Assalamualaikum, namaste and good day to everyone and welcome to my YouTube channel. Let's continue with the कैंसरोलॉजी series और कैंसरोलॉजी series में हमारा जो अभी का टॉपिक है that is the walking एड हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं जिसके ऊपर दो तीन एपिसोड हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं लेकिन टुडे अवर टॉपिक इज द क्रचेस. सो व्हाट आर वॉकिंग एड के टाइप्स कितने हैं इसके ऊपर ऑलरेडी मैं दो वीडियोज जो अपलोड कर चुका हूँ. काइंडली आप उसको इसी चैनल के कैंसरोलॉजी की प्लेलिस्ट में देख लें. हम कंटिन्यू करते हैं. व्हाट इज द क्रच, राइट? Crutches, they are used most frequently in order to improve the balance and to relieve the weight bearing either fully or partially. Means most frequently used होने वाला working at crutch है after the stick. And secondly, balance को improve करने के लिए और weight bearing position को what we can say relief देने के लिए. In short, चाहे वो पूरा या मतलब किसी को अगर full weight bearing से अवॉइड करना तो दो bilateral auxiliary crutches यूज करता है. कोई अगर पार्शियल वेट बेयरिंग देना चाहता है तो सिंगल साइड या वन साइड भी एक्सरे करज या गटर करज उसके हम टाइप्स में देखेंगे. टिपिकली यूज बायलेटरल ज्यादातर दोनों तरफ यूज होता है स्पेशली एक्सिलरी क्रच बेस ऑफ सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जब आप दोनों तरफ एक्सिलरी क्रच लगाते हो लेट सपोज तो आपकी इनडायरेक्टली चार टांगे हो जाती है तो यू हैव अ मोर स्टेबिलिटी एंड मोर वाइडर बेस ऑफ सपोर्ट. लेटरल स्टेबिलिटी को अगर आप राइट या लेफ्ट साइड की बात करें तो लेटरल स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है. अपर एक्सट्रीमिटी को अलाउ करता है टू ट्रांसफर द बॉडी वेट टू द फ्लोर. मतलब अगर आप दोनों तरफ एक्सिलरी क्रचेस यूज कर रहे हो मिसाल तो जैसे ही आप दोनों क्लचेस पहले आप आगे रखोगे और अगर आपकी दोनों लेग्स अव्वल तो वीक होंगी तभी आप एक्सिलरी क्रच यूज कर रहे हो तो फिर उसके ऊपर पहले बॉडी वेट देते हो. बॉडी वेट ट्रांसफर होगा क्रच से लेके फ्लोर. फिर उसके बाद ही आप दोनों टांगे या एक टांगे आप आगे रखोगे. थ्री डिजाइन इसकी ज्यादातर क्लिनिकल यूज में होती है. एक्सिलरी क्रच, फोरआर्म क्रच, गटर क्रच एज यू कैन सी इन द पिक्चर. ज्यादातर नाम से पता चलता है एक्सिलरी क्रच एक्सिला में लगता है. फोरआर्म क्रच फोरआर्म से यूज होता है इस तरह करके. गुड स्ट्रेंथ ऑफ द अपर लिम्ब मसल इज रिक्वायर्ड. अच्छा इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि ये क्रच उन लोगों में तब दिया जाएगा जब ये बेसिक क्राइटेरिया होगी. क्या है वो? अपर लिम्ब की स्ट्रेंथ जो है अच्छी खासी होनी चाहिए क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप एक्सिलरी क्रच एक्सिला में लगा रहे हो दोनों तरफ तो आप में इतनी जान होनी चाहिए कि आप उसको उठा के पहले तो आगे रखो फिर उसके ऊपर वजन दे के आगे बढ़ना. तो आपकी मसल्स अपर लिम्ब की मसल्स की स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए. रेंज भी ऑब्वियसली अपर लिम्ब के जॉइंट्स की अच्छी होनी चाहिए. मसल ग्रुप जो आपके स्ट्रॉन्ग होंगे तो उन्हीं पेशेंट्स के ऊपर ही आप ये एक्सिलरी क्रच रिकमेंड कर सकते हो. शोल्डर फ्लेक्सर एक्सटेंसर, शोल्डर फ्लेक्सर एक्सटेंसर एंड डिप्रेसर मसल, शोल्डर के एडेक्टर्स मसल, एल्बो एंड रिस्ट एक्सटेंसर मसल एंड फिंगर फ्लेक्सर्स. इनकी अच्छी खासी स्ट्रेंथनिंग करनी होती है. या इनमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ है तो ही आप एक्सिलरी क्रच रिकमेंड करते हैं. एक्सिलरी क्रच को अंडर आर्म क्रच बिकॉज इट्स प्लेस्ड अंडर द आर्म एक्सिला में पुट किया जाता है और यहाँ पे एहतियात भी करनी होती है क्योंकि वो डैमेज कर सकता है स्ट्रक्चर को. इट इज दे आर रेफर्ड एज अ स्टैंडर्ड क्रचेस एंड देर आर मेड अप ऑफ लाइट वेट वुड के बने हुए होते हैं एंड मेटल विद द एक्सिलरी बार. इनमें होता है एक हैंड पीस होता है जहाँ पे आप हैंड प्लेसमेंट करते हैं एज यू कैन सी इन द पिक्चर एंड डबल अपराइट जॉइंट डिस्टली. एक हैंड ग्रिप जो कि जहाँ से दोनों पैरेलल लाइंस गुजरी होती है जो कि ज्वाइन करती हैं. और फाइनली एक रबर सक्शन टिप होता है जो कि एट द एंड जो रॉड सिंगली जो दो रॉड्स थी वो दोनों आपस में ज्वाइन करके एक से कनेक्ट होंगी और वो बोल्ट और नट्स के साथ होती हैं बिकॉज ये एडजस्टेबल होता है. और उसके बाद लास्टली जो लास्ट टिप होगी जो जमीन से कांटेक्ट में होती है उसको एक रबर टिप भी आप इसको लेग कह लो लेकिन उसकी जो टिप है वो रबर से ताकि फ्रिक्शन वगैरह को अवॉइड करने के लिए. सिंगल लेग अलाउज द हाइट वेरिएशन. इसकी हाइट वेरिएशन होती है अकॉर्डिंग टू द पर्सन हाइट. ज्यादातर इनकी जो मेजरमेंट होती है उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि 2 इंच एक्सला से नीचे इसकी हाइट की मेजरमेंट की जाती है अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द पेशेंट आल्सो. बोथ द ओवरऑल हाइट ऑफ द बोथ द ओवरऑल हाइट ऑफ द क्रच एंड हाइट ऑफ द हैंड ग्रिप वो एडजस्टेबल होती है अकॉर्डिंग टू द पर्सन. एंड एडजस्टेबल एज एडल्ट क्रच साइज जो है वो 48 से 60 इंच. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रचेस एज यू कैन सी इन द पिक्चर. एडवांटेजेस: बैलेंस को इंप्रूव करता है, आपको लेटरल स्टेबिलिटी पेशेंट को प्रोवाइड करता है. इट आल्सो प्रोवाइड द फंक्शनल एम्बुलेशन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. एडजस्टेबल है और इतने ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होते, इन एक्सपेंसिव है एंड कैन बी यूज फॉर स्टेयर क्लाइंबिंग आल्सो. जस्ट लाइक वॉकिंग फ्रेम वगैरह नहीं यूज कर सकते लेकिन ये यूज कर सकते हैं. डिसएडवांटेजेस क्या है? स्मॉल एरियाज के लिए थोड़े से ऑकवर्ड है, क्राउडेड प्लेस में स्पेशली. अपर लिम्ब की मूवमेंट्स को ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है, उसकी फ्रीडम को खत्म कर देता है, कम कर देता है, लिमिटेड कर देता है. Auxiliary crutches require a good standing balance and also the good upper limb muscle strength also.
टेंडेंसी टू लीन फॉरवर्ड ऑन एक्सिलरी पाथ, तो प्रेशर आता है रेडियल ग्रुप के ऊपर जिसकी वजह से नर्व को डैमेज हो सकता है, इसीलिए अपने वेस्कुलर स्ट्रक्चर का भी ख्याल रखना होता है। नॉर्मली इसकी मेजरमेंट किससे की जाती है, ज्यादातर है मोस्ट कॉमन क्या होता है, स्टैंडिंग एंड सुपाइन पोजीशन में की जाती है। आपने पेशेंट को जिसका एक्सिलरी क्रस्ट बनाना है बेसिकली, उसको स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा किया जाता है और उसकी 2 इंच एक्सिला से नीचे और 2 इंच लेटरली नाप ली जाती है उसकी पूरी हाइट की। 2 इंच एक्सिला से नीचे उसकी हाइट ली जाती है। ओके। और उसके बाद 6 इंच एंटीरियर और पैर से 6 इंच आगे जहाँ पे टिप ऑफ द टिप ऑफ द क्रच जो है वो रखा जाएगा, वो हाइट टोटल मेजर की जाती है। शोल्डर रिलैक्स होने चाहिए। एडजस्ट हैंड पीस हैंड पीस एडजस्ट इस तरह से की जाए कि आपकी नॉर्मली उस पेशेंट की 20 to 30 डिग्री ऑफ एल्बो फ्लेक्शन करा के आप उसकी हाइट उस हिसाब से रखी जाती है। मतलब जो हैंड ग्रिप होगा वो इस एंगल पे होना चाहिए कि एल्बो जब वो 20 to 30 डिग्री फ्लेक्स करे तो उसके हाथ में हैंड ग्रिप आना चाहिए। दिस इज हाउ यू measure। एज यू कैन सी द एक्सिलरी पैड 2 इंच एक्सिला से नीचे प्लेस किया जा रहा है। अब पेशेंट की लंबाई जो हाइट है वो मेजर की जाएगी। एक्सिलरी पैड जो एक्सिला में लगेगा, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में लगेगा तो स्टील अल्मोनियम कर सकता है। हैंड ग्रिप इफ यू कैन सी, इस नॉर्मल हैंड ग्रिप रखने के लिए उसको 20 से 30 डिग्री एल्बो की फ्लेक्शन करनी चाहिए, तो ही जाके नॉर्मल कंसीडर होता है। और फाइनली एडजस्टेबल सेंटर पोस्ट, ये अप टू द हाइट आपके होता है। एंड इफ यू सी, जो नंबर 1 पिक्चर है उस पे 2 से 3 फिंगर जो कि 2 इंच की हुई अकॉर्डिंगली एक्सिला से नीचे रख के उसका एक्सिलरी पेट यहाँ तक आना चाहिए जब हम नॉर्मल हाइट करते हैं। नंबर 2 पिक्चर में अगर देखें तो उसके जो पैड हैं, जो उसके हैंड ग्रिप है, हैंड हैंड बेल्ट है, वो एडजस्टेबल भी होते हैं और 20 to 30 डिग्री एल्बो की फ्लेक्शन करे तो उसके हाथ में हैंड ग्रिप आना चाहिए। फोरआर्म क्रच, नाम ही बताता है कि इसमें फोरआर्म एडजस्ट होती है और उसके लिए एक कफ भी होता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। इट्स आल्सो नोन एज द लॉक स्ट्रेन या एल्बो कैनेडियन क्रचेस। दे आर, ये भी अल्मोनियम के बने हुए होते हैं। दिस डिजाइन इंक्लूड अ सिंगल अपराइट फोरआर्म कफ। इसमें फोरआर्म कफ भी होता है, जिस तरह बीपी का अपर्चेस हम नापते हैं ना, जहाँ पे कफ, वहां पे उसकी जगह पे कफ रखा होता है और उसके बाद हैंड ग्रिप होता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। इट एडजस्ट द बोथ प्रोक्सिमल पोजीशन ऑफ द फोरआर्म की कफ भी एडजस्टेबल है और डिस्टली हाइट ऑफ द कर और हैंड ग्रिप जो है वो भी। और इनफैक्ट इसमें पुश बटन मैकेनिज्म भी होता है। जनरली एडल्ट साइज इनकी कौन सी है, 29 से 35 इंच, जो कि 74 to 89 सेंटीमीटर है। डिस्टल एंड ऑफ क्रच जो कि कवर्ड होता है रबर सक्शन ट्रिप से इन ऑर्डर टू अवॉइड द फ्रिक्शन। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? फोरआर्म क्रच, इट आल्सो अलाउज द यूज ऑफ द हैंड। हैंड यूज उसमें होते हैं, एक्सिलरी क्रच में ये नहीं होते, एक्सिलरी क्रच में फिक्स होते थे। मोस्ट इजीली एडजस्टेबल है एंड अलाउ द फंक्शनल स्टेयर क्लाइंबिंग आल्सो लाइक एक्सिलरी क्रचेस। मोस्ट फंक्शनल फॉर द पेशेंट विद द बायलेटरल के नी आर्थरो, नी एंकल फुट ऑर्थोसिस जिन लोगों में पहना होता है उनमें ये मोस्ट फंक्शनल या कह लें कि चॉइस होती है। यूजिंग forearm crutches require no more energy, इसमें ज्यादातर जो शोल्डर की तरह इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन और हार्ट रेट देन एक्सिलरी क्रचेस। एक्सिलरी क्रचेस के कंपेयर में ये जो है वो यूजेबल हो सकता है इन केस ऑफ दीज कंडीशन। देयर इज नो रिस्क ऑफ इंजरी आल्सो, क्योंकि एक्सिला में कोई है ही नहीं तो न्यूरोवास्कुलर डैमेज का भी चांसेस नहीं। डिसएडवांटेजेस भला क्या क्या है? लेस लेटरल सपोर्ट, इसमें लेटरल सपोर्ट थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू एक्सिलरी क्रच। कफ में भी डिफिकल्ट टू रिमूव, कफ को जो है डिफिकल्ट टू रिमूव हो सकता है, मतलब उसको लगाने में और उतारने में। दे रिक्वायर गुड स्टैंडिंग बैलेंस, बैलेंस इसमें भी अच्छा चाहिए, अपर बॉडी स्ट्रेंथ भी चाहिए लाइक एक्सिलरी क्रच। जियाटिक पॉपुलेशन, जो ओल्ड एज की पॉपुलेशन, उनको इनसिक्योरिटी फील होती है व्हेनेवर दे यूज एक्सिलरी क्रच, वो ज्यादा प्रेफर करते हैं जियाटिक। इसकी मेजरमेंट कैसे की जाएगी? पोजीशन ऑफ चॉइस जो है, फ्रॉम 1 to 5 इंच जो है, 1 to 1.5 इंच जो है बिलो द एल्बो, एल्बो से 1 से 1.5 इंच नीचे रखा जाता है टू द डिस्टल एंड ऑफ द पॉइंट। और 2 इंच लेटरल होता है लाइक एक्सिलरी क्रच एंड 6 इंच एंटीरियर टू फुट लाइक एक्सिलरी क्रच। ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। शोल्डर शुड बी रिलैक्स एंड एल्बो मेंटेन एट द 20 to 30 डिग्री फ्लेक्शन लाइक एल्बो क्लच, एक्सिलरी क्रच की तरह। कफ प्लेसमेंट एट द प्रोक्सिमल थर्ड ऑफ द फोरआर्म। प्रॉक्सिमल थर्ड ऑफ द फोरआर्म मतलब जो फोरआर्म का प्रॉक्सिमल पार्ट है कमिंग फ्रॉम द शोल्डर, उसके थर्ड तक कफ की प्लेसमेंट होनी चाहिए। नाउ इफ यू कैन सी द पिक्चर, मेजरमेंट ऑफ एल्बो क्रच विद शूज ऑन के साथ, एल्बो की डिग्री क्या है? 15 डिग्री ऑफ एल्बो की फ्लेक्शन आनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। अल्नर स्टोलर प्रोसेस तक मैं तो पीछे पिक्चर। सेकंड पॉइंट क्या है? 6 इंच एंटीरियर एंड 2 इंच लेटरल टू फुट, जो कि ऑब्वियस था।
लेटरल टू फुट वाली पॉइंट नहीं है, 6 इंच एंटीरियर टू फुट उसमें भी है अपना, उनमें एक्सिलरी क्रस्ट में भी, लेकिन 2 इंच लेटरल टू फुट वो इसकी पहचान है, ठीक है। मतलब एंटीरियरली 6 इंच की डिस्प्लेसमेंट और लेटरली 2 इंच की। पोजीशन ऑफ चॉइस क्या है, ज्यादातर सुपाइन है विद शूज ऑन। लेट सपोज वो स्टैंडिंग में थी, सुपाइन में भी है। सेकंड पॉइंट 20 इंच लेटरल टू द हील ऑफ द शूज। फर्स्ट पॉइंट अनलर्न स्टाइलर प्रोसेस, जो कि स्टैंडिंग वाला कॉमन। फाइनली द गटर क्रच, एडजस्टेबल आर्थराइटिक क्रच इनको कहा जाता है। फोर आर्म सपोर्ट क्रचेस भी हैं। दे आर मेड अप ऑफ द मेटल, मेटल के बने होते हैं विद अ पेडेड फोर आर्म सपोर्ट। इसमें मेन चीज ये है आपकी फोर आर्म सपोर्टेड होती है, उसके लिए एक रेस्ट टाइप स्ट्रक्चर बनाई जाती है एंड स्ट्रैप। एडजस्टेबल हैंड पीस होता है लाइक ऑल रबर फ्यूरल, रबर फेर्यूल, राइट। Crutch is adjustable in length in the same way as the elbow crutches. It should be adjustable in the length of the forearm support and the angle of the hand piece to the allow for the deformities, right? इसमें जो hand की grip है that is quite different rather than the all, क्योंकि आपकी forearm इसमें जो है round about mid position, mid flexion वाली position में है basically, और mid prone position में है। यूज कहाँ पे होते हैं, ज्यादातर पेशेंट विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस दे आर प्रेफरेबल, दिस इज अ चॉइस फॉर देम, क्योंकि इसमें फोरआर्म कंप्लीटली रेस्ट है, इनडायरेक्टली हैंड को भी फुल सपोर्ट है। हु रिक्वायर सम फॉर्म ऑफ द सपोर्ट बट कांट टेक वेट थ्रू द हैंड, जो लोग हाथ या एल्बो या रिस्ट से सपोर्ट नहीं बियर कर सकते, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इफ यू नो ज्यादातर स्मॉल जॉइंट्स में होता है, तो उनके लिए गटर क्रच प्रेफरेबल है। If you talk about this measurement to be carried out with the patient lying with the shoes on and is taken from the point of the flex, elbow flex to 20 centimeter lateral to the heel, ठीक है। If the patient is able to stand, it is better to assist, और वो पोजीशन सेम होगी अगर फर्क। इसमें स्टाइलॉइड की बजाय हम ओलिकेनॉन की मेजरमेंट लेते हैं, जो हमारा फोरम रेस्ट होगा उसमें हम स्टाइलॉइड में ले रहे थे प्रीवियस क्रच में, फोरम क्रच में, इसमें हम ओलिकेनॉन को टारगेट करते हैं। और सेकंड पॉइंट क्या है, डायरेक्टली टू द फ्लोर, डायरेक्टली टूवर्ड द फ्लोर पॉइंट ली जाती है, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर लेटरल टू द, अगर शूज उसने पहने हुए। Thank you so much. This was a small introduction. Again about the crutch and types of the crutch. अगर आपको फिर भी कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। एंड इफ यू वांट कि मैं अगर किसी टॉपिक के ऊपर बात करूं जो कि कैंसरोलॉजी से रिलेटेड, फिजियोथेरेपी से रिलेटेड है, आल्सो डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माय Audio Jungle.